आज हम इस टॉपिक में 1857 की विद्रोह के क्या कारण थे वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने ये पढ़ा 1857 के विद्रोह से पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार के विद्रोह कहाँ कहाँ हुए। हमने देखा था 1857 के विद्रोह से पूर्व लगभग 250 विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न वर्गों के द्वारा लड़े गए। लेकिन चूंकि इतना बड़ा विद्रोह पहली बार हुआ, इसलिए इतिहासकारों के मध्य ये एक चर्चा और विवाद का विषय बना। आखिरकार अचानक एक इतना बड़ा विद्रोह जो भारत के विभिन्न हिस्सों और वर्गों तक फैला, आखिरकार उसके कारण क्या थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने शुरू से ही इसको एक सैनिक विद्रोह सिद्ध करने का प्रयास किया और उन्होंने ये कहा कि ये वास्तव में जो राइफल्स थी उनके कारतूस को लेकर शुरू हुआ और कुछ समय बाद इसको दबा दिया गया। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार शुरू से ही इसमें सैनिक कारण ढूंढते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने आधुनिक स्रोतों के माध्यम से जो विभिन्न अभिलेखागारों में थे, विभिन्न लोक कथाओं में थे, लोक साहित्य में थे, उनके माध्यम से ये सिद्ध किया है कि वास्तव में इसके पीछे केवल सैनिक कारण नहीं थे। इसके वास्तविक कारण 1757 में बंगाल में जब ब्रिटिश प्रथम राज्य की स्थापना भारत में होती है, उसके बाद से लेकर 1857 तक जो विभिन्न नीतियां अपनाई गई, उन नीतियों के कारण भारतीय जनमानस गुलामी की बेड़ियां महसूस कर रहा था। भारतीय जनमानस की इच्छा थी कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाए, लेकिन इसके लिए वो मौके की तलाश में थे और ये मौका 1857 के विद्रोह के समय आता है। तो आइए हम विचार करते हैं कि इस विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। मुख्य परीक्षा के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें विचार करना है कि आखिरकार इतने विद्रोह की परिणति क्यों हुई। उसके लिए हमें उसके कारणों पर विचार करना होगा। पहला कारण, हम अध्ययन की सुविधा से इसको अलग अलग कारणों में हमने विभाजित किया है। पहला इसका कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण को भी हमने अध्ययन की सुविधा से कुछ पॉइंट्स में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है इससे आपको याद रखने में और टॉपिक को समझने में काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि जो खंड मेथड होता है, टुकड़ा मेथड होता है, टॉपिक को सब टॉपिक में विभाजित करके जो अपन पढ़ते हैं, उससे टॉपिक में ज़्यादा सहूलियत रहती है, लंबे समय तक याद रहता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला आता है ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रवृत्ति। चूँकि विदेशी शासन की भारत में स्थापना प्लासी के युद्ध के पश्चात हो जाती है, ब्रिटेन ने लगातार प्रयास ये किया कि जो स्वरूप शासन की जो पद्धतियाँ ब्रिटेन में विद्यमान थी, उन हर प्रकार की नीतियों को भारत में लागू करने का प्रयास किया। भले ही वो भू राजस्व की नीतियाँ हों, जुडिशरी की हों, सिविल सर्वेंट्स की हों, जमींदारों के प्रति हों, व्यापारिक नीतियाँ हों, हर प्रकार की नीति को ब्रिटेन के हितों के अनुरूप और ब्रिटेन के मानकों के अनुसार बदलने का प्रयास किया। इस प्रकार का जो सिस्टम तैयार हुआ, उसके प्रति भारतीय जो जनमानस था, उसको साम्राज्यवाद की उसमें बू आती थी। भारतीय लोग कतई भी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय लोगों में इस सिस्टम के प्रति असंतोष था और इस असंतोष को उन्होंने अभिव्यक्त किया विद्रोह के माध्यम से। तो प्रथम कारण हुआ ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रवृत्ति। राजनीतिक कारण में दूसरा जो हम पॉइंट्स लेंगे वो है ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियाँ। विदित है, प्लासी के युद्ध के पश्चात और बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव हुई। उसके पश्चात मराठा, मुगल, विभिन्न क्षेत्रीय शासक, हैदराबाद का निजाम हो, कर्नाटक हो, त्रावणकोर हो, सभी रियासतों को धीरे धीरे इन्होंने अपने हितों के अनुकूल संधि की शर्तें करने के लिए तैयार कर लिया। उन्हीं में से कुछ नीतियां थी। इन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे अधिकाधिक भारतीय रियासतों को ब्रिटेन के अधीन लाया जाए।
तो हमने पढ़ा था सायक संधि के अंदर सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत कि किस प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली भारत आता है। लॉर्ड वेलेस्ली जिस समय आया 1798 से लेकर 1805 तक उसका कार्यकाल रहा। हमने क्लास में ये देखा था कि जब वेलेस्ली आया तो उसी समय भारत में नेपोलियन के आक्रमण की संभावना प्रतीत हो चुकी थी, क्योंकि नेपोलियन मिस्र के अंतर्गत ब्रिटेन से हार चुका था। इसके पश्चात नेपोलियन ने यह महसूस किया कि इंग्लैंड को कभी भी नहीं हराया जा सकता यदि प्रत्यक्ष युद्ध किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन की जो आर्थिक संपन्नता है उसका मुख्य कारण भारतीय उपनिवेश है। इसलिए जब तक भारतीय उपनिवेश से ब्रिटेन के अधिकार को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ब्रिटेन को हराया नहीं जा सकता। इसलिए नेपोलियन का प्रयास ये था कि क्यों न भारत पे अटैक किया जाए। इसी बीच भारत के अंतर्गत एक और शासक था टीपू सुल्तान, जिसने नेपोलियन के साथ पत्राचार करना भी शुरू कर दिया। इस पत्राचार के पत्र भारत में ब्रिटिश कंपनी को हाथ लग गए। ब्रिटिश कंपनी ने जब संसद के साथ साझा किया, इस समय तक संसद भारत में जो कंपनी थी उसके ऊपर काफ़ी नियंत्रण स्थापित कर रही थी। जैसा हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इन एक्ट्स के माध्यम से संसद ने काफ़ी जो कानून थे वो बनाए और कंपनी के ऊपर काफ़ी नियंत्रण कर लिए थे। तो जब वेलेस्ली आया तो उसको ये कहा गया कि एक ऐसी नीति अपनाई जाए ताकि भारतीय रियासतें नेपोलियन के साथ संधि भी नहीं कर सकें, आपस में भी संधि नहीं कर सकें। इसलिए उन्होंने सहायक संधि अपनाई। और सहायक संधि के क्या प्रावधान थे, उससे ब्रिटिश कंपनी को क्या लाभ हुए, भारतीय रियासतों के शासकों को क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, ये हम सेपरेट जो टॉपिक होगा उसमें देखेंगे। और इस सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने कुछ रियासतों को हड़पने का प्रयास किया। वेलेस्ली ने इस संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ संधि की। उसके पश्चात तंजौर, पेशवा, बाजीराव द्वितीय, होलकर, सिंधिया, राजपूताना की काफ़ी रियासतें अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गई। बड़ी बात ये थी, संधि की मात्र शर्तों के कारण ये सभी रियासतें उसके अधिकार में आ गई। इसके लिए ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश कंपनी को एक भी सैनिक की जान नहीं गंवानी पड़ी। भारत के बड़े विशाल भूभाग वाले क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की फौज खड़ी हो गई। ये फौज देसी रियासतों के खर्चों पर थी, लेकिन बड़ा दुख ये था, ये खिलाफ भी देसी रियासतों के शासकों की थी। उनकी आंतरिक राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और इस फौज के लिए चूंकि शर्तों में ये था कि देसी रियासतें ही खर्चा देंगी, चूंकि हथियार ब्रिटेन से आयात किए जाते थे जिनका काफ़ी ऊंची वैल्यू होती थी। और इतिहासकारों का ये अनुमान है कि ज़्यादातर जो शासक थे उनको अपनी इनकम का लगभग 35% इन हथियारों पे देना होता था। हालांकि हथियार शासकों के हाथ में नहीं आते थे, सेना भी शासकों की नहीं थी, लेकिन हथियार और सेना दोनों ही ब्रिटिश कंपनी की थी। इस प्रकार सहायक संधि की जो शर्तें थी उनमें भारतीय रियासतें उलझ कर रह गई। और इस संधि के कारण नेपोलियन का डर भी खत्म हो गया, क्योंकि रियासतों की जो विदेश नीति के थे, फॉरेन अफेयर्स की जो पावर्स थी, उनको भी इन शर्तों के साथ छीन लिया था। क्योंकि वेलेस्ली ने ये संधि की थी, उसमें प्रावधान किया था कि जब भी कोई अन्य रियासत से कोई रियासत यदि संधि करेगी, समझौता करेगी, युद्ध करेगी, तो उसके लिए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे सहमति लेनी होगी। अर्थात रियासत